हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मजे में सभी? पढ़ाई मस्त चल रही है? तो मेरा नाम है शर्मा और अपन पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें अभी तक अपन ने वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश के गुणधर्म, कूलाम नियम का सदिश रूप और अध्यारोपण सिद्धांत अपन ने पढ़ लिया। अगर आप नहीं देखे लेक्चर्स तो पेस्ट बनिए, जाके देखिए और फिर आगे बढ़िए। तो आज अपन करने वाले न्यूमेरिकल किसके ऊपर, कूलाम नियम और अध्यारोपण के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले। अच्छे से न्यूमेरिकल है, बोर्ड अगर यानी बोर्ड का न्यूमेरिकल कूलाम नियम और अध्यारोपण सिद्धांत से आएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद तो आपका गलत हो ही नहीं सकता। और इसमें मैंने अच्छे क्वेश्चन भी जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते वो सवाल मैंने यहाँ पे हल करवा रखे। वो अच्छे सवाल लास्ट में लेंगे। शुरू में अपन बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपन अच्छे मॉडरेट लेवल तक चल के आएंगे। स्टार्ट करें तो यहाँ करना क्या अपने को, कूलाम नियम के ऊपर और अध्यारोपण के सिद्धांत पर न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न करने हैं। तो देखिए इधर तो थोड़ा सा अपन कूलाम नियम का और अध्यारोपण के सिद्धांत का रिवीजन कर लेते हैं और यहाँ पर साथ में थोड़ी सी 11th क्लास का वेक्टर सदिश योग भी काम में आएगा। आपको आता अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो नंबर 1 थोड़ा सा रिवीजन करते हैं 5-7 मिनट। अगर आपको ये सारी बातें आती है तो आप जाके न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, आगे बढ़िए और बिल्कुल जीरो से चलना तो स्टार्ट आराम से चलिए। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। कूलाम नियम क्या बताता है? ये बताता अपने को दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है। क्या बताता है कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K Q1 Q2 में R², जहाँ पे K एक समानुपातिक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी नियतांक है, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको ये वैल्यू विद मात्रक याद होनी चाहिए क्योंकि इसके मात्रक की इसकी विमा भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा चुकी है और इसके एप्लीकेशन में सवाल बनते हैं इससे, ठीक है, विमा वगैरह के। अब ये मान यहाँ पुट करते हैं तो के की वैल्यू अपने को निकल के आती है, मिलती है 9 इंटू में 10⁻9 और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये क्या होता है? तो ये अपने को बताता है, इसको यूं ही बोलते हैं बहुल आवेशों के मध्य बल या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, कि बहुत सारे आवेश हो मीन्स दो से अधिक आवेश हो मीन्स बहुत सारे आवेश हो तो किसी एक आवेश पर नेट बल परिणामी बल क्या होगा, ये मिलता अपने को अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो कुछ नहीं, आसान है। कैसे देखिए समझते हैं। हमने पढ़ रखा है वैसे तो, नहीं तो आज रिवीजन कराता हूँ कि यहाँ पे मान लो Q आवेश है और यहाँ पे एक मान लीजिए Q1 आवेश, यहाँ मान लीजिए Q2 आवेश, ऐसे करते हैं Q3 Q4 Q5 एंड Q1। अब देखिए ये Q1 आवेश भी इस Q पे बल लगा रहा होगा, इसको मान लेते हैं F1 लगा रहा है। Q2 आवेश भी Q पे बल लगा रहा होगा, मान लेते हैं F2 लगा रहा है। ऐसे करते गए और Nवा आवेश जो Q1 है वो भी Q के ऊपर जो बल लगा रहा है वो अपन Fn मान लेते हैं। तो इस Q पर नेट बल कितना होगा, कुल बल कितना होगा, तो Q आवेश Q पर परिणामी बल, तो इसको मैं F मान लेता हूँ। तो F आएगा वो आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, सबको जोड़ लेना है। लेकिन जोड़ना कैसे, जोड़ने में स्पेशल सावधानी बरतनी है। सबका करना है सदिश योग, यानी यहाँ आपको वेक्टर ये सदिश का तीर का चिन्ह लगा देना है। सबका करना है वेक्टर एडिशन, वेक्टर सम सदिश योग करना है। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। और इसमें खास बात यह है कि नहीं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल अन्य आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। प्रेजेंस किसी अन्य क्या, प्रेजेंस और एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इनके पीछे 2 न्यूटन का बल लग रहा है तो इस Q2 के आने से या Q2 के जाने से इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नेट बल कुल बल जरूर चेंज हो जाएगा। यही होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, बिल्कुल आसान जीरो लेवल से। देखिए सवाल नंबर 1 ये बिल्कुल अगर फॉर्मूला बताओ ना तो LKG का बच्चा भी इसको सोल्व कर देगा। सवाल क्या है कि दो आवेश 1 कूलाम व 2 कूलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखें तो उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। बिल्कुल आसान, आप खुद हो गया। तो ऐसा सवाल तो मैं बताता हूँ। सवाल ये कि दो आवेश है, एक है 1 कूलाम और एक है 2 कूलाम और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। बिल्कुल आसान, फॉर्मूला बेस, ये जीरो लेवल का सवाल, ठीक है।
तो क्या होता है फॉर्मूला, के Q1 कितना 1, Q2 कितना 2 बटे 1 का वर्ग। तो आंसर आ गया के का मान 9 इंटू में 10 की घात 9 और 2 से गुणा कर दीजिए, 18 इंटू में 10 की घात 9 न्यूटन। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये आंसर आपको हमेशा 1 और 10 के बीच में लिखना होता है। ये 18 है तो अपन 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन बन जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल, बेसिक सवाल, जीरो। अच्छे सवाल आगे मिलेंगे, यहाँ बिल्कुल जीरो लेवल। अच्छा ये आसान सवाल जीरो, यानी स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट अपन कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छे सवाल देखने तो वीडियो के एंड में आप जाइए, आगे बढ़िए। चलिए हो गया बिल्कुल सामान आसान। अब इसी के ऊपर एक दो सवाल और करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते और पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 स्टार्ट करें। सवाल नंबर 2 देखिए कि मान लीजिए सवाल नंबर 2 ये, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये, मैं लैंग्वेज में बोल देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सवाल ये कि दो आवेश Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है वह इनके मध्य लगने वाला बल F है। यदि इनके बीच की दूरी को 3 गुणा कर दिया जाए तो अब नया बल होगा। ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन गिवन है, नया बल ये होगा ऑप्शन। सवाल मैंने बोल दिया, समझ में आ गया। अभी डायग्राम से और बताता हूँ। ऑप्शन ए है F/3, ऑप्शन बी है 3F, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है F/9 और ऑप्शन डी है 9F। सवाल समझ में आया। सवाल ये था कि दो आवेश है जिनके Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी r है और इस टाइम इनके मध्य लगने वाला बल F है। फिर क्या किया, इन दोनों के बीच की दूरी को 3 गुणा कर दिया कि r था, r का 3 गुणा इन 3r। तो अब इनके मध्य बल कितना होगा ये अपने को निकालना है। तो देखिए सोल्व करते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो F क्या आएगा, ये आएगा केस फर्स्ट जब इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो F की वैल्यू आएगी K Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है। केस सेकंड जब दूरी को 3 गुणा कर देते हैं तो मान लेते हैं बल F' है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं किया तो K Q1 Q2 और दूरी कितनी कर दी इस बार 3r। तो यहाँ क्या करोगे 3r का वर्ग करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K Q1 Q2 बटे में 9r²। अब ध्यान से देखिए K Q1 Q2 बटे r² को आप F बोल सकते हो। तो F' आपको क्या मिलेगा F/9, यानी पहले से 9 गुणा कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बात समझ में। अब यहीं पे मान लीजिए मैं दूरी को 4 गुणा करता तो नीचे 16 गुणा कम हो जाता। अगर मैं दूरी को 5 गुणा कर देता तो यहाँ नीचे 25 आता, तो 25 गुणा कम हो जाता। ऐसे 6 पे 36, 7 पे 49, 8 पे 64, 9 पे 81। समझ गए बात। तो ये बात मान लो यहीं पे मैं दूरी को 2 गुणा ना करके मान लो आधा कर देता, दूरी को आधा कर देता तो उस टाइम क्या करते, उस टाइम इस r की जगह अपन क्या करते r/2 करते। तो r/2 का वर्ग क्या आएगा K Q1 Q2 नीचे r² बटे में 4, ये 4 आ जाता ऊपर। तो इस टाइम बल 4 गुणा का ज़्यादा हो जाता। अगर दूरी को आधा करते तो बल 4 गुणा अधिक हो जाता। तो दूरी को कम ज़्यादा करने वाले सवाल कर लोगे, हो जाएंगे। एक सवाल और करते हैं, इसमें आवेश के साथ भी छेड़छाड़ करते हैं। आगे बात में बिल्कुल ये आसान सवाल है और ऐसे सवाल बोर्ड में आ जाते हैं एक नंबर के अंदर। चलिए इस बार भी ऑब्जेक्टिव का तो कोई पैटर्न कंफर्म अभी नहीं है, जो भी पैटर्न आएगा आपको बता दिया जाएगा कि एग्जाम का जो पैटर्न क्या रहेगा 2022 के लिए। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। आपका भी काम है पढ़ाई करना, टॉपिक तो तैयार कीजिए, पेपर तो हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल नंबर 3 ये है। सवाल नंबर 3 कि दो आवेश, सवाल सुन लो एक बार, लिख लीजिए। समान परिणाम Q के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं वह इनके मध्य लगने वाला बल F है। यदि दोनों आवेशों का मान आधा व इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो नया बल होगा। ये सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज में लिख लोगे, समझाता हूँ। अब ऑप्शन आपको गिवन है। ऑप्शन ए ऑप्शन ए F/4, ऑप्शन बी 4F यानी 4 गुणा, ऑप्शन सी F/16 और ऑप्शन डी 16F। ये आंसर है। मतलब कौन सा सही होगा बता दीजिए। तो सवाल समझ में आ गया। सवाल ये है कि दो आवेश है
अब तीसरा सवाल, दोनों का परिणाम समान है और दोनों के बीच की दूरी r है। ठीक है, दोनों के बीच दूरी कितनी है, r है। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों के परिणाम को आधा, दोनों के परिणाम को, ये केस फर्स्ट की बात हुई, और इस टाइम जो बल है वो F है। फिर बोल रहा है कि दोनों के परिणाम को तो कर दिया आधा, Q/2 और इनके बीच की दूरी को 2 गुणा कर दिया जाता है, यानी r का ये 2 गुणा कर दिया जाता है। तो अब नया बल क्या होगा, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, केस फर्स्ट, इसका देखते हैं अपन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए करो, ये तो मैंने क्वेश्चन आपको डायग्राम में बना के दे दिया, जो लैंग्वेज में आपने लिखा उसमें डायग्राम में बना दिया। तो केस फर्स्ट क्या होगा, दो आवेशों के मध्य बल कैसे निकालते हैं, कूलाम नियम से। तो कूलाम नियम क्या होता है, K/Q1 Q2 बटे में r²। तो केस फर्स्ट में जो बल का मान दिया है F, तो F क्या होगा, K/Q1 कितना है Q, Q2 कितना है Q, नीचे दूरी है r, तो कितना होगा, F का मान हो जाएगा K/Q² बटे में r²। केस सेकंड की बात करें कि जब इनका परिणाम आधा कर दे, यानी अब जो बल है इसको अपन F' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F' मान लेते हैं। तो क्या आएगा, देखिए K इंटू में Q1 का मान Q/2, Q2 का मान Q/2 और दूरी को दुगुना कर दे तो 2r का करोगे वर्ग। सोल्व कर लो इसको तो आपको मिलेगा, देखिए F' बराबर क्या मिलेगा, K/Q², 2 दूनी 4, नीचे आएगा 4 बटे में 2r का वर्ग, 4r का स्क्वायर, ये 4 नीचे गुणा में आ जाएगा, तो F' आपको मिलेगा K/Q² बटे में 16r²। अब ध्यान से देखिए, K/Q² बटे r² को आप F बोल सकते हो, तो जो F' होगा वो F बटे में 16 आएगा, पहले से 16 गुणा कम हो जाएगा। ये आंसर आपका, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, F/16 हो जाएगा। तो ये थे बिल्कुल आसान सवाल, ये थे आपके बिल्कुल आसान सवाल। अब जो सवाल आएंगे उसमें अपने को काम आएगा 11th क्लास का वेक्टर, 11th क्लास का सदिश काम में आएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा सदिश पढ़ाऊंगा, उसके बाद सवाल कराऊंगा। अगर आपको सदिश, आपको कॉन्फिडेंस से पूरा आता है जोड़ वगैरह, तो आप आगे बढ़िए, और नहीं तो देखिए, बेटर होगा एक बार आप इसको देख ही लो, बेटर होगा एक बार आप देख ही लो। आ रही बात समझ में। तो चलिए अब हम थोड़ी सी 11th क्लास की बात करेंगे, वेक्टर एडिशन, जो आपने पढ़ा था सदिश योग के नियम। पहला क्या पढ़ा था, एक सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या होता था कि यदि दो सदिशों को परिणाम व भुजा में त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं द्वारा व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करती है। ये तो था सदिश योग का त्रिभुज नियम, यही पढ़ा था, लिख लीजिए अगर आपको पता नहीं है सारी बातें। ठीक है, दूसरा मैंने पढ़ा था सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या होता था कि यदि दो सदिशों को परिणाम व दिशा में समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त करें, ये कौन सा, ये वाला, कि दो सदिशों को परिणाम और दिशा में समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं द्वारा, आसन भुजाएं क्या होती है, जिनमें एक पॉइंट दोनों में कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे ये। ठीक है, तो इनके कटान बिंदु से होकर जाने वाला विकर्ण इनके परिणामी को व्यक्त करता है। ये आपने से समान चतुर्भुज बना के आपने ये किया था, ये होता था आर वेक्टर। क्या होता था, आर वेक्टर, और इनके बीच में कोण होता है थीटा। तो अपन इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, आर वेक्टर जो होता है वो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन अपने को बात करनी है इसके मोड आर की, यानी इसके परिणामी की। तो जो आर का फॉर्मूला आता था वो आता था वर्गमूल के अंदर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, ये आपको याद होना चाहिए। ये होता है दो सदिशों के परिणामी का सूत्र, दो सदिशों के योग का परिणामी, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है दोनों सदिशों के बीच का कोण, p और q के बीच का कोण है, p और q के बीच का कोण है। बात क्लियर है, p और q के बीच का कोण है, इतनी बात क्लियर। तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो, r रिजल्टेंट परिणामी होता है वर्गमूल के अंदर p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। अब यहाँ अपन अलग अलग केसेस की बातें करेंगे। केस फर्स्ट ये है कि यदि थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 का मतलब क्या हो गया, p और q p वेक्टर जिधर है उधर ही आपका
क्यू वेक्टर, यानी पी और क्यू दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो इस टाइम देखिए थीटा का मान 0 डिग्री हो गया, तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहाँ 1 आ जाएगा, तो आप इसको p प्लस क्यू का स्क्वायर बोल सकते हो वर्गमूल के अंदर। तो इस वर्गमूल से 2 या इस 2 से ढक्कन उड़ जाएगा, घात 2 से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो r यहाँ से आपको मिलेगा p प्लस क्यू। मतलब ये है कि अगर दोनों बलों की या दोनों सदिशों की दिशा समान है तो आप उनको सिंपली जोड़ सकते हो, सिंपल उनके परिणाम को आप जोड़ सकते हो। क्लियर। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड आर्य बात समझ, डेरिवेशन की बात नहीं करनी, अपने को इस फॉर्मूले से मतलब है, बस इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन, इसको काम में लेना अपने को। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए और इसके अलग अलग केसेस करने का फ़ायदा आपको न्यूमेरिकल्स में मिलता है, क्योंकि सीधा न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, अपने को पता हो कौन भाई ये है। अब देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, आराम से चलाना। चलिए और स्पीड थोड़ा धीरे कर लेते हैं अपन। केस सेकेंड, केस अब आराम से तो पढ़ा, इतना तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, इतना तो ना, केस सेकेंड या इतना तो नहीं। हाँ चलिए केस सेकेंड, तो केस सेकेंड यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री मतलब ये है कि P और Q दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री को, यानी मतलब P इधर है तो Q इससे जस्ट 90 डिग्री पर होगा, ये है थीटा 90 का मतलब, यानी P इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0, तो R जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सिंपल वर्गमूल के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मिलेगा। यानी अपन सिंपल अगर दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो उनका परिणामी सिंपल दोनों का वर्ग करके उनको जोड़ के उनका वर्गमूल ले लेंगे, यानी सिंपल पाइथागोरस प्रमेय की तरह निकाल लेंगे। ठीक है। चलिए केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड यानी यदि थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री का मतलब ये हो गया कि अगर P वेक्टर इधर है, P सदिश इधर है, तो Q वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट होगा, ये इनके बीच में कोण 180 डिग्री बन गया। अब आप जानते हो यहाँ रखोगे थीटा मान 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, तो यहाँ पे -1 समझ आ रहा ना कि भाई 180 डिग्री यहाँ रखोगे, कोस 180 का -1, तो ये -1 ये बन जाएगा प्लस और माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा वर्गमूल के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, जिसको अपन P माइनस Q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB क्या था, A माइनस B का होल स्क्वायर पढ़ रखा है 10th क्लास तक। जैसे A यहाँ किया था, P जब थीटा 0 था तो यहाँ पे कोस 0 1, तो वर्गमूल के अंदर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यानी एक तरह से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, जो A प्लस B का होल स्क्वायर, ऐसे ही A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे A और B की जगह A की जगह P, B की जगह Q है। तो इस वर्गमूल से ये घात 2 कट जाएगी, तो R आपको मिलेगा P माइनस Q। यानी इसका मतलब ये है कि अगर दो सदिश एक दूसरे के विपरीत है, जैसे मान लो एक आदमी आपको इधर खींच रहा आपकी टांग पकड़िए और एक आदमी इधर खींच रहा आपका सिर पकड़ के, आप कहाँ जाओगे, जो ज़्यादा बलवान होगा आपको ले जाएगा खींच के। आ रही बात समझ में। तो ये P माइनस Q, यहाँ दोनों जुड़ रहे थे कि मान लो आपको दो आदमी खींच रहे, दोनों आपकी टांग पकड़ के खींच रहे, तो आप उसकी दिशा में भाग जाओगे जो दोनों खींच रहे से, है ना। एक उधर खींच रहा है एक इधर, तो ज़्यादा यहाँ पे उल्टा है तो जिस ज़्यादा उसकी ओर आप भाग जाओगे। ठीक है। केस फोर्थ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको याद रहता है तो आपको न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। केस फोर्थ ये है कि यदि अपन इस फॉर्मूले के पोस्टमार्टम कर रहे हैं बस, यदि P बराबर Q कि P और Q मान लो दोनों परिणाम में बराबर हो, दोनों परिणाम में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो देखिए इस टाइम R क्या आएगा, इस टाइम R आएगा वर्गमूल के अंदर P की जगह P, Q की जगह भी P, यानी P स्क्वायर प्लस 2P, Q की जगह भी P इंटू में कोस थीटा, तो क्या बनेगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, और यहाँ पे P इंटू P यानी 2P स्क्वायर इंटू में कोस थीटा। तो ध्यान से देखिए यहाँ से और यहाँ से आप 2P स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, तो जो R बनेगा वो बनेगा वर्गमूल के अंदर
2p² इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। अब एक फॉर्मूला याद कर लो, हालांकि मैंने बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोज अपलोड कर रखे, वह सारी बातें डिटेल से बता रखी है कि 1 प्लस कोस क्या होता है, 1 माइनस कोस क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बता रखे। बेटर होगा वो देख लीजिए। और यहाँ मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, आपको याद होगा 1 प्लस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। याद कर लो इस फॉर्मूले को, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ये कोण के बटे में 2, पूरे के बटे में 2 नहीं है। तो यहाँ आप बोल सकते हो रिजल्टेंट वर्गमूल के अंदर 2p² इंटू में 1 प्लस कोस की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए 2 दूनी 4, यानी यहाँ वर्गमूल के बाहर देखो 2 2 आएगा 2, p² वर्गमूल के बाहर p, और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 वर्गमूल के बाहर कोस थीटा बाई 2 ही आएगा। तो यहाँ से आपको जो r का फॉर्मूला मिला वो मिला 2p कोस थीटा बाई 2। अगर दोनों सदिश परिणाम में बराबर होते हैं तो ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, 2p कोस थीटा बाई 2, 2p कोस थीटा बाई 2। अब इसमें भी इस केस 4 में भी हम केस और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए इसका केस ए, यदि थीटा 60 डिग्री हो जाए, यदि थीटा 60 डिग्री हो जाए, मतलब दोनों सदिश बराबर भी हो और इनके बीच में कोण 60 डिग्री हो जाए, तो यहाँ रखोगे देखिए कोस 60, तो क्या आएगा 2p इंटू में कोस 60 है ना, कोस 60 बटे में 2, तो क्या आएगा 2p कोस 30 डिग्री। भाई 60 बटे 2 30, और कोस 30 का मान कितना होता है √3 बटे 2, याद है ना, कोस 30 का मान √3 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। तो इस टाइम आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो √3p मिलेगा। क्या मिलेगा? √3p मिलेगा। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों सदिश परिणाम में बराबर होते हैं तो इनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का √3 गुना होता है। बात क्लियर है? अगर दोनों सदिश परिणाम में बराबर होते हैं तो इनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का √3 गुना होता है। चाहे तो यहाँ पे √3q कर सकते हो, चाहे तो √3p कर सकते हो। ये बात अपने को आज ही न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली। ये फॉर्मूला देखो, या तो आप याद कर लो फिर से निकालो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना अपन टाइम बचा पाएंगे उतना अपने लिए बेटर होगा, क्योंकि अपन अच्छे सवालों में टाइम दे पाएंगे। तो आपको जितने फॉर्मूले याद हो जाए अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि अगर कोण 60 डिग्री है और दोनों सदिश परिणाम में बराबर है तो इनका परिणामी किसी एक सदिश के परिणाम का √3 गुना होता है। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। यदि थीटा बराबर कितना ले, यदि थीटा बराबर अपन ले लेते हैं 100 या थीटा 90 ले, 90 तो 90 ले, थीटा 90 डिग्री। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा दोनों बराबर भी है और इनके बीच में कोण 90 डिग्री है, तो रखो यहाँ पे कोस 90। तो r का मान आएगा 2p इंटू में कोस 90 बटा 2, 90 बटा 2 कोस 45 डिग्री, तो 2p कोस 45 डिग्री, और कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आप देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे √2 है, तो ऊपर 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, तो एक √2 कट जाएगा, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो √2p आएगा। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद है तो बेटर रहेगा कि अगर दोनों सदिश परिणाम में बराबर होते हैं और इनके बीच में कोण 90 डिग्री होता है तो इनका परिणामी किसी एक सदिश का √2 गुना होता है, या तो √2p बोल दो चाहे √2q बोल दो। इतनी बात क्लियर। केस थर्ड, यदि केस फोर्थ में चौथा केस, इसको मैं b बोल देता हूँ, इसको मैंने a बोला होगा यहाँ पे, इसको a हाँ बोला है, और इसको मैं अब तीसरे को c बोलता हूँ। यदि थीटा बराबर 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री, बधाई देखो यहाँ पे चमत्कार होने वाला। थीटा 120 यानी इसमें आप रखो 120, तो r आपको मिलेगा 2p कोस 120 बटे में 2। 120 में तो 2 का भाग 2 क्या आएगा, कोस 60 आएगा, तो 2p कोस 60 डिग्री, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। याद है कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चमत्कार ये है, परिणामी उनके बराबर आ गया।
परिणामी पी के बराबर बोलते हैं, क्यू के बराबर बोलते, पी और क्यू तो बराबर माना ना अपन ने, यदि पी और क्यू बराबर हो, यानी अगर दो सदिशों के बीच में कोण अगर दोनों सदिश परिणाम में बराबर है और उनके बीच में कोण 120 डिग्री है, तो उनका परिणामी भी उनके परिणाम के बराबर ही होता है, उनका परिणामी भी उनके परिणाम के बराबर ही होता है। अगर आपको ये वाली बात और ये वाली बात याद है तो आज ये तीनों बातें अपने काम में आने वाली है, ये तीनों बातें आज ही न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। बोलो क्लियर है? आगे बात तो आप पॉज करके इसको आराम से नोट कर लीजिए। और ये सारी बात वैसे तो आपने 11वीं क्लास में कर रखी है, लेकिन ये आपको आनी ही चाहिए, ये कहीं भी लग सकती है, जरूरी नहीं इसी टॉपिक में, जहाँ भी वेक्टर एडिशन, जहाँ भी दो सदिशों को जोड़ने का सवाल आएगा वहाँ ये लगेगा। ये फॉर्मूला है, ये देखो मेन फॉर्मूला यही है, बाकी ये सब इसके बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे बड़े काम के आपको याद होंगे तो, क्योंकि इनसे अपना सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। नहीं तो अपन से मान रखेंगे फिर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में थोड़ा टाइम खराब हो जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना टाइम बचा पाएंगे उतना अपने लिए बेटर होगा, क्योंकि अपन उसको अच्छे सवाल में टाइम दे पाएंगे। मतलब टफ सवाल है, थोड़ा सा घुमा फिरा रखा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बात तो होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे होती है, ये जो परिणामी होता है ना, ये परिणामी अगर दोनों सदिश पी और क्यू बराबर होते हैं, अगर P और Q बराबर होते हैं तो इनका परिणामी बिल्कुल बीच से निकलता है, बिल्कुल बीच से। कब? जब P और Q बराबर है। अगर मान लो P का मान Q से ज़्यादा है तो परिणामी P की ओर झुक जाएगा, या Q का मान P से ज़्यादा है तो परिणामी R की ओर झुक जाता है। जो ज़्यादा बलवान है वो इसको अपनी ओर झुका लेता है खींच के, दोनों बराबर तो बीच से निकल जाता है, नहीं तो जो ज़्यादा बलवान होगा वो इसको अपनी ओर ले जाएगा, खींच ले जाएगा। ठीक है, पहले पड़ेगी तो ये इसकी परिणामी की दिशा होगी। अगर दोनों बराबर तो बिल्कुल बीच से निकलेगा, या दोनों बराबर नहीं है तो जो ज़्यादा होगा उसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, उसकी ओर झुक जाएगा। ये थी बात वेक्टर एडिशन की, सदिश मतलब योग की। अब इसके ऊपर अपन करते हैं सवाल। अब क्या करें इसके ऊपर सवाल? तो पहले दो सवाल करते हैं, थोड़े से आसान सवाल करेंगे, उसमें मैथ्स लगेगी, और फिर अपन सवाल करेंगे अच्छे त्रिभुज के तीनों चीज़ों पे आवेश रख देंगे, केंद्र पे रख देंगे, तो उसको बल का मान, फोर्स का मान निकालना पड़ेगा। एक तरह से यूँ बोलिए ये 11वीं क्लास के सवाल है, साथ में थोड़ा सा कुलाम नियम लग रहा है और अध्यारोपण का सिद्धांत लग रहा है, बाकी ये रियल में तो 11वीं क्लास की प्रॉब्लम्स है। चलिए स्टार्ट करें। तो ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं करता हूँ रब, और उसके बाद अपन आगे चलते। एक बार इसको रब साफ कर दूँ। तो देखिए अब हम करते हैं सवाल, और सवाल नंबर 1 किसका? अध्यारोपण का सिद्धांत में बहुत सारे आवेश हो तो सवाल। देखो सवाल क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे। सवाल ये है कि 10 धनात्मक आवेश x पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, डैश 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 10 मीटर, ऐसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर करते हुए 10 मीटर पर रखें, जिनका मान क्रमशः 1 कूलाम, 8 कूलाम, 27 कूलाम एंड सो ऑन 1000 कूलाम है। तो इन सभी के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए ऐसा है, ये बोल रहे हैं कि अपने पास x, ये अपना x मान लेते हैं, और मूल बिंदु पे एक आवेश रखा हुआ है 1 कूलाम, फिर 1 मीटर पे आवेश रखा हुआ है 1 कूलाम, फिर 2 मीटर पे आवेश रखा हुआ है 8 कूलाम, फिर 3 मीटर पे आवेश रखा हुआ है कितना? 27 कूलाम, ऐसे ही 4 मीटर पे 64, 5 मीटर पे 125, 6 मीटर पे 216, 7 पे 316, ऐसे करते गए, ऐसे करते हुए 10 मीटर पे आवेश रखा हुआ है 1000 कूलाम। तो इन सभी आवेशों की वजह से, ये आपका x है, इन सभी आवेशों की वजह से मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ बहुत सारे आवेश है, किसी एक आवेश से बल निकालना है तो अपने यूज क्या करना पड़ेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करना पड़ेगा। तो देखिए सोल्व करते हैं। तो देखिए ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। दोनों आवेश क्या है? समान प्रकृति के, और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य बल कौन सा होता है? प्रतिकर्षण का। यानी ये आवेश इसको इधर धकेल रहा होगा, इसके धक्का मार रहा होगा। इसी प्रकार ये 8 कूलाम भी इसको धक्का मार रहा होगा, किधर? -x में। भाई ये दोनों प्लस है ना, प्लस प्लस समान प्रकृति के आवेश के मध्य बल क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार ये 27 को धकेल रहा होगा, ऐसे सारे धकेल रहे हैं। तो देखिए ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे
पहला F1, दूसरा F2, तीसरा F3। तो F नेट क्या आएगा, तो F आएगा सबको जोड़ लो, सिंपल जोड़ना है। क्यों? क्योंकि सभी बल एक ही दिशा में जा रहे हैं, सभी बल एक ही दिशा में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8 माइनस का हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, F2 में माइनस आता। मतलब समझिए, अभी बताते हैं। अभी क्या आएगा, अभी सारे इधर है, तो F जो आएगा वो आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, सबको क्या कहाँ तक जोड़ना है, 10 तक आपको, प्लस F10, 10 तक जोड़ लीजिए। F1 का मतलब है इन दोनों आवेशों के मध्य बल। क्या होता है, दो आवेशों के मध्य बल कहाँ से निकालते हैं अपन, कूलाम नियम से। कूलाम नियम क्या होता है, K Q1 बटे में R²। अब देखिए यहाँ पे K तो नियतांक है, कांस्टेंट है। पहला आवेश Q1 1 कूलाम, दूसरा आवेश Q2 1 कूलाम। दूरी कितनी है इनके बीच की, ये मूल बिंदु हो गया आपका। दूरी कितनी है 1 मीटर, तो 1 का वर्ग। फिर F2 का मतलब है इन दोनों आवेशों के मध्य बल। कैसे निकालोगे, K Q1 बटे में R²। तो K तो क्या है, पहला आवेश Q1 1 कूलाम, दूसरा आवेश Q2 8 कूलाम। दूरी की बात करो तो 2 का वर्ग, यहाँ से दूरी 2 का वर्ग हो जाएगी। प्लस F3 की बात करो तो F3 का मतलब इन दोनों के मध्य बल, तो K कांस्टेंट रहेगा गुणा में। पहला आवेश कितना है Q1 1 कूलाम, दूसरा कितना है 27 कूलाम, बटे में दूरी कितनी है 3 का वर्ग। ऐसे करते गए लास्ट में कौन आएगा, ये आएगा इन दोनों के मध्य बल। तो यहाँ होगा K Q1 कितना है 1 कूलाम, Q2 कितना है 1000 कूलाम, कितना है 1000 कूलाम, नीचे दूरी कितनी है 10 का वर्ग। इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बताना चाह रहा हूँ क्या, कि मान लो ये -8 होता तो यहाँ क्या आ जाता माइनस। क्यों? क्योंकि फिर F2 की जो दिशा होती है वो इधर ना होकर इधर हो जाती है। क्या होता है, ये इसको आकर्षित करता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, प्लस माइनस का, क्यों किधर हो रहा है। अब यहाँ सिंपल जोड़ दिया क्योंकि सभी बल एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब इसको जोड़ लो, सिंपल, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। अब तो जब सोल्व करोगे देखिए, तो यहाँ पे K × 1 × 1 इन सारा 1 × 1 1 बटे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो क्या आ गया, 2 का वर्ग 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना बन जाएगा 2K। 3 का वर्ग 9 3 27, तो ये कितना बन जाएगा 3K। ऐसे करते गए प्लस प्लस प्लस, लास्ट में क्या आएगा 10 का वर्ग 100, तो ये 2 0 कट जाएगी, तो क्या बचेगा 10K बच जाएगा। अब देखिए सबसे K कॉमन है, तो K को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 10 तक बच जाएगा। अब जोड़ लो कैसे, 1 और 2 3 3 3 6 4 10 और 5 15 6 कितना 21, ऐसे जोड़ोगे तो बिल्कुल ऐसे नहीं जोड़ना है। आप जब छोटी क्लासों में थे तो आपने पढ़ा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्या पढ़ते थे, 1 + 2 + 3 + n तक करना होता था। तो आप इसको n × में n + 1/2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, पढ़ के आए हो ना, 10 तो पास करके आए हो। हाँ, आप तो पास करके, अब वाले जो अब कौन सा, हाँ आप तो पास करके आए हो 10th, है ना, आपका तो लग गया था। तो 1 + 2 + 3 + n × में n + 1/2, ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो देखिए n कितना है 10, जिसको सोल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, K n का मान 10 × में 10 + 1 बटे में 2, हल कर लो। K का मान 9 × में 10 की घात 9, 10 से काटोगे तो 5 × में 10 + 1 हो जाएगा 11। अब 11 × 5 कर लोगे तो कितना आएगा, 9 × 45 × में 11 × में 10 की घात 9 करोगे तो 11 से गुणा करेंगे, ऐसा करते हैं ना, ऐसा है ना, कितना आएगा 5 4 9 यानी 495 आएगा। कितना आएगा 495 × 10 की घात 9 न्यूटन। अब लेकिन देखिए इसको लिखोगे कैसे, F बराबर, यहाँ पे जो नंबर होता है वो हमेशा अपने को 1 और 10 के बीच में लिखना होता है। ये आंसर लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मानक तरीका। तो यहाँ आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दो, मतलब दशमलव यहाँ लाना, 100 से गुणा, 100 से भाग दे दो, और 100 से भाग दे 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे अपन 4.95 × 10 की घात 11 न्यूटन। तो ये आ गया बल। अगर यहीं पर आपको सदिश में लिखना है F वेक्टर, तो वेक्टर में दिशा भी बतानी है। तो देखिए दिशा, सारे बल कहाँ भाग रहे हैं, सारे बल जा रहे हैं -x में। कहाँ पे जा रहे हैं, -x में। देखो भाई ये +x मानोगे तो इसका विपरीत क्या मानना पड़ेगा, -x मानना पड़ेगा। और दिशा के लिए अपने क्या यूज करते हैं, इकाई सदिश। तो x के अनुदिश इकाई सदिश क्या मानते हैं अपन, i कैप मानते हैं। तो +x में i कैप होता है, तो -x में उसको अपन -i कैप कर देंगे। तो सदिश रूप में लिखोगे तो यहाँ 4.95 × 10 की घात 11 माइनस का i कैप और यहाँ न्यूटन लगा देंगे। ये आ गया आपका
सदिश रूप में परिणाम के साथ दिशा, और दिशा के लिए फिजिक्स में यूज करते हैं इकाई सदिश, x एक्स अनुदिश i के, y एक्स अनुदिश j के, और z एक्स अनुदिश k के मानते हैं। क्लियर? तो ये आपका सवाल बिल्कुल ही आसान सवाल, ठीक है। अब देखिए, हाँ बुक में देखो यहाँ माइक्रो कूलाम कर सकता है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, जिसका जैसे मान लो इसको कर दिया 1 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम, 27 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम यानी 10 के बाद इसका 6 कूलाम, तो आपकी कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। या मान लो दूरी को सेंटीमीटर में दे दे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 क्या होता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर आप 10 के बाद इसका 2 मीटर रखिए, उसका ये यूनिट कन्वर्जन मात्रा का भी ध्यान रखना। मैंने तो बिल्कुल आसान करवा दिया आपको, आ रही बात समझे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो बिल्कुल ही आसान सवाल था, ठीक है। अगला सवाल भी ऐसा ही है, उसमें बस थोड़ी सी मैथ्स लगी, और वो सवाल आईआईटी के अंदर पूछा हुआ भी सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो सवाल इसके जैसा ही है, वो एक बार मैं लिखता हूँ। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल मैं आपको यही साथ बताता हूँ। सवाल ये है, इसको मैं कर दूँ रब। अब सवाल नंबर 2, अध्यारोपण सिद्धांत का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये है कि अपने पास 4 माइक्रो कूलाम, क्या है, ऐसा है कि x एक्स के ऊपर सवाल ये है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझाता हूँ कि आपके पास ये x है, और इस x एक्स पर मूल बिंदु पे एक आवेश रखा हुआ है, 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है, और फिर 1 मीटर पे रखा हुआ है 4 माइक्रो कूलाम आवेश, 1 मीटर पे 4 माइक्रो कूलाम आवेश, और 2 मीटर पे भी 4 माइक्रो कूलाम आवेश, 2 पे नहीं, फिर 4 मीटर पे भी 4 माइक्रो कूलाम आवेश, फिर 8 मीटर पे भी 4 माइक्रो कूलाम आवेश, फिर 16 मीटर पे भी 4 माइक्रो कूलाम आवेश, ऐसे 32 पे भी 4, 64 पे भी 4, 128 पे भी 4, ऐसे करते गए, और ये कहाँ तक रखा हुआ है, ये रखे हुए अनंत तक रखे हुए हैं। तो इन सभी आवेशों की वजह से मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, ये सवाल है, ठीक है। कि एक्स एक्स पर कर्म से मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर पर प्रत्येक पर 4 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। तो इन सभी के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर परिणामी बल क्या होगा। क्लियर है कि इन सब की वजह से इस 1 कूलाम के ऊपर कुल बल कितना होगा। तो सिंपल क्या करना है, अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करना है। ये क्या बोलता है कि बहुत सारे आवेश हो, किसी एक पे निकालना है, तो सबका वेक्टर सम, सबका वेक्टर एडिशन, सदिश योग, सदिश जोड़, जिस बात में समझो सदिश योग कर लीजिएगा। तो सोल्व करें। सवाल समझ आ गया तो एक बार आप डायग्राम अकेला बना लो। मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में ना लिख के डायग्राम से सवाल आपको दे दिया है, लेकिन एग्जाम में जब आता है तो लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है। चलिए स्टार्ट करें। बन गया डायग्राम। तो अब मैं इसे डायग्राम कर रहा हूँ, आप दूसरा डायग्राम बना के फिर सोल्व करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दिया क्या था और अपने कर दिया क्या, 2 दिन बाद देखोगे तो। आ रही ना बात समझ में। चलिए सोल्व करें। तो सवाल देखिए, तो निकाल इसके ऊपर बल। तो देखिए सब प्लस प्लस है, तो देखिए 4 माइक्रो कूलाम और इसके बीच में निकालेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं। इसी प्रकार इनमें भी होगा प्रतिकर्षण, इसके उसके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण, इसके और इसके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण, क्योंकि सभी की प्रकृति सभी धनात्मक आवेश है और समान प्रकार के आवेशों में दुश्मनी होती है, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। चलिए तो देखिए सोल्व करते हैं। देखिए ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये मान लेते हैं इसका F1, इसका मान लेते हैं F2, ऐसे करते गए F3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो एक क्या लिखोगे, ये मूल बिंदु, तो लिखोगे मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर परिणामी बल क्या होगा, F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F। अब तो यहाँ तो N तो है ही नहीं, यहाँ तो बहुत दूर तक जाए, तो यहाँ क्या कर दो 3 डॉट, क्या कर दो 3 डॉट, यानी अनंत तक आपको जोड़ लेना है। अब देखो सभी को प्लस किया, क्यों किया, क्योंकि सभी की दिशा एक है। सभी किस में जा रहे हैं, सभी -x में जा रहे हैं, सभी -x में घुस रहे हैं, तो सबको जोड़ दिया अपन ने। ओके क्लियर है। चलिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे F बराबर F1 का मतलब है इन दोनों आवेशों के मध्य बल। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 आवेशों के मध्य बल का, F बराबर K Q1 Q2 बटे में R² कूलाम नियम से। तो यहाँ आएगा K Q1 कितना है 1 कूलाम, Q2 कितना है 4 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 बटे में R²। R क्या है दूरी, तो कितनी होगी 1 का वर्ग होगा। चलिए अब F2 क्या है,
F2 है इस 1 कूलाम और इस 4 माइक्रो कूलाम के मध्य बल। तो क्या होगा K इंटू में 1 इंटू में Q2 यहाँ पे 4 और माइक्रो यानी 10 का 6। दूरी की बात करें तो दूरी यहाँ पे ये वाली कितनी है 2 मीटर, यानी 2 का वर्ग करना है। चलिए फिर निकालेंगे F3। तो F3 क्या है, इसके और इसके मध्य बल। क्या होगा K इंटू 1 इंटू Q2 कितना है वही 4 माइक्रो का मतलब होता है 10 के 6 बटे में दूरी कितनी यहाँ पे, दूरी यहाँ पे कितनी आएगी 4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग ऐसे करते हैं। तो सबको आप जोड़ना है, कहाँ तक जोड़ना है, अनंत। तो 3 डॉट बताता है अनंत को। अब देखिए इसको जोड़ना है। तो यहाँ से देखिए सबसे ऊपर से तो कॉमन आ गया, ऊपर वाला सब में कॉमन है तो ये तो आ जाएगा बाहर, आपका आ जाएगा। देखिए K इंटू 1 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 तो आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1/1 स्क्वायर यानी 1, यहाँ बच रहा है ऊपर तो 1/ नीचे 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस ऊपर तो बचेगा 1 भाई सब कॉमन आ गया और नीचे 4 का वर्ग 16। ऐसे आगे नीचे ऊपर क्या आएगा, फिर आएगा कितना आएगा 2 4 8, नीचे फिर आएगा 64। तो आने दो, ऐसे अनंत तक जा रहा है। अब इन सबको जोड़ना है, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। क्या आपको इसको जोड़ना आता है इसको जोड़ना। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी। जो मैथ्स वाले हैं उन्होंने पढ़ रखी है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ रखी है। और जो बायो में उनको परेशान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, अभी मैं बताता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको 10th क्लास में लेके चलता हूँ। 10th क्लास में आपने पढ़ा था AP। क्या पढ़ा था, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी क्या होती थी। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 4 6 8, इसी को बताने के लिए ये अपन समझाने आपको थोड़ी सी मैथ्स काम में आएगी यहाँ पे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ पे देखिए क्रमागत पदों का अंतर बराबर है। देखो 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, 12 में 10 गया तो 2। और इसको बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डी सार्व अंतर। ऐसी श्रेणी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और इसको जोड़ने का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है SN, इसके प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। इसको तो बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब एक आती है अपने पास जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे 2 4 8 16 32 64, इसको ही देखिए। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो हर एक अगला टर्म पीछे वाले पद का 2 गुणा है। 2 को गुणा करो 4 से, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी हर एक अगला पद पीछे वाले पद का 2 गुणा है। यानी यहाँ पे देखिए क्रमागत पदों का अनुपात बराबर, मतलब 4 में 2 का भाग 2 2, 8 में 4 का भाग 2 2, 16 में 8 का भाग 2 2, 32 में 16 का भाग 2 2। इसको बोलते हैं अपन जो क्रमागत पदों का अनुपात बराबर है, इस चीज को बोलते हैं CR, कॉमन रेशियो। हिंदी में इसको बोलते हैं, जैसे इसको D को सार्व अंतर बोलते थे आप 10th क्लास में, इसी प्रकार इसको बोलते हैं सार्व अनुपात। जो मैथ्स वाले उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन बायो वालों को ये चीज़ पता नहीं होती है। R बराबर सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो इसको बोलते हैं। अब इसके भी देखो nवां पद का जो इसका जो मानक रूप होता है वो होता है A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर डैश डैश AR की पावर n-1। ये इसका होता है nवां पद। जैसे आपका AP का A प्लस D A प्लस 2D, ऐसे आपका आता था nवां पद A प्लस n-1 इंटू में D आता था, nवां पद। इसी प्रकार GP का, इसको बोलते हैं GP मतलब गुणोत्तर श्रेणी है ना, गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद वो AR की पावर n-1 होता है। और इस A को क्या बोलते हैं, A को बोलते हैं प्रथम पद और R को बोलते हैं सार्व अनुपात, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अपने को बहुत सारों से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योगफल। तो अनंत पद लिख लो, अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का फॉर्मूला होता है A/1 - R। S मतलब सम, सम मतलब जोड़, और अनंत मतलब अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योग का फॉर्मूला होता है S अनंत बराबर A/1 - R
होता है, A/1 माइनस R होता है। क्लियर है? जहाँ पे R को बोलते हैं सानुपात। कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो, ऐसे आपको कॉमन रेशियो सार अनुपात की वैल्यू मिल जाए। कैसे? दूसरे पद में पहले का दे दो, या तीसरे में दूसरे का दे दो, या चौथे में तीसरे का दे दो। तो आप अगर जीपी है तो आप दूसरे में पहले का भाग देना, आपको सार अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे यही फॉर्मूला काम में आएगा। तो क्या आएगा देखिए, बार के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 होता है, गुणा 1, 4 इंटू 10 की घात -का 6, और ये जीपी है। कैसे? देखो 1/4 में आप 1 का भाग दो, कितना आएगा? 1 आएगा। सॉरी 1/4 आएगा। 1/16 में आप 1/4 का भाग दो, कितना आएगा? 1/16, और यहाँ पे 4 उल्टा हो जाएगा ना, भिन्न उल्ट जाएगी, तो 4 चौक 16, 1/4 आएगा। यानी यहाँ पर भी क्रमागत पदों का अनुपात बराबर है, मतलब ये आपकी जीपी है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसको जोड़ना कैसे? इस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे देखिए पहला पद कितना है? ए कितना है यहाँ पे? 1/r। r कितना है? 1/4। इसको जोड़ लो तो कितना आएगा? 9 इंटू में 4, 10 की घात प्लस का 9 माइनस का 6, 10 की घात 3 बन जाएगी। और यहाँ पे आएगा 1/4 लघुत्तम 4 माइनस 1 यानी 3/4, 4 जाएगा ऊपर, और 3 तिया 9, 3 तिया 3 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 10 की घात 3 न्यूटन आएगा। तो 4 चौक 16 तिया 48, तो 48 इंटू में 10 की घात 3 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन वही बात, यहाँ पे जो नंबर है वो हमेशा आपको 1 और 10 के बीच में लाना होता है। इसको आप गांठ बांध लीजिए, हमेशा आंसर इसी फॉर्मेट में देके आना है, क्योंकि ये होता है मानक रूप। आंसर को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको वैज्ञानिक संकेतन साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जाना जाता है। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा। ठीक है? तो f इज इक्वल टू आएगा, दशमलव यहाँ लगाना, 10 से भाग दो, और 10 से भाग दिया तो 10 से गुणा भी करना पड़ेगा, मतलब 4.8 इंटू में 10 की घात 4 न्यूटन में जाए। मतलब दशमलव यहाँ से यहाँ किसका आना, तो यहाँ एक घात बढ़ा दो 10 के अंदर, तो 4.8 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन। ये तो आ गया बल। अगर मान लो सदिश में लिखना है एफ वेक्टर, तो यहाँ लिखोगे 4.8 इंटू 10 की घात 4, और सभी बल किस में जा रहे हैं? -x में जा रहे हैं। तो यहाँ अपन लगा देंगे इकाई सदिश माइनस आई के, और यहाँ अपन न्यूटन लगा देंगे। ये सवाल आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, 1995 पुराने टाइम पूछा था, लेकिन 1995 लेकिन है अच्छा सवाल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ थोड़ी बहुत मैथ्स में काम आएगी जो मैंने आपको बता दी। तो ये बातें आप नोट कर लेना। एपी और जीपी मैथ्स वालों ने पढ़ी रखी होती है, बायो वालों ने नहीं पढ़ी, तो बायो वालों के लिए मैं हूँ ना। आ रही बात समझ में? तो ये था आपका सवाल नंबर 2, ये टाइप फर्स्ट थी। अब अपन कुछ बात करेंगे अलग टाइप के सवालों की। तो ये क्लियर हो गया? तो एक बार इसको आप पॉज करके नोट करो, फिर अपन अगले टाइप के सवालों की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे। ये वाला क्लियर है? आगे बढ़े, इसको रब कर देते हैं। चलिए अगला सवाल ये है। अब अपन आ जाते हैं थोड़े अलग टाइप के सवालों के ऊपर। सवाल ये है, अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो लैंग्वेज में सवाल ये है। सवाल पहले मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। सवाल आपके पास ये कि आपके पास एक त्रिभुज है, और त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? ए। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे अपन समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए हुआ क्या कर रखा है, और इसके तीनों शीर्षों पे यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा है, और यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो ये शीर्ष इसका आप बोल देते हैं ए, ये शीर्ष बी, ये शीर्ष सी। तो आप करना क्या है, शीर्ष ए पर रखे आवेश पर, शीर्ष ए पर रखे आवेश पर आपको निकालना है परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ये क्या आपका सवाल है। पहले पढ़ रही बात कि आपके पास सवाल देखो, एग्जाम में लैंग्वेज में इस प्रकार लिखा होता है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर समान परिणाम Q के 3 आवेश रखे हैं, या समान परिणाम Q के आवेश रखे हैं, तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। जैसे यहाँ पे ये निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, तीनों सेम रहेगा। तो मैं इसको बोल दिया मैंने कि शीर्ष ए पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। तो एक बार आप डायग्राम बना के ये साथ में लिख लो। और लैंग्वेज में कैसे आता है मैंने आपको बोल के बता दिया है। एग्जाम में ये लैंग्वेज में लिखा हुआ आ सकता है। चलिए सोल्व करें।
हो गया। अब मैं आप एक बार ट्राई कर लो पॉज करके और फिर आगे आप आगे देखिए। तो कर लिया ट्राई। अब मैं इसी डायग्राम में सोल्व कर रहा हूँ, आप अलग से डायग्राम बनाना जिससे पता रहे क्या दिया था और अपन ने क्या किया था। तो देखिए आपको इस ए पर निकालना है परिणामी बल, ए पे निकालना है परिणामी बल। तो देखिए इसके ऊपर ये भी बल लगा, इसके ऊपर ये भी बल लगाएगा और इसके ऊपर ये भी बल लगाएगा, क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत कि बहुत सारे आवेश हो तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकालने के लिए अपन सबका सदिश योग कर लेते हैं। चलिए तो देखिए ये दोनों प्लस प्लस है तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ जो बल है उसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए F1 मान लेता हूँ। एक बार मैं मार्क कर रुकना एक बार। चलो इसको मैं क्या मान लिया, हमने इसको F1 मान लिया। और F1 का मतलब ये है कि B पर स्थित आवेश प्लस Q द्वारा A पर स्थित आवेश प्लस Q पर लगाया गया बल। यहाँ आप लिख लेना F1 जो आएगा वो होगा K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। R यहाँ पे दूरी का काम कौन कर रहा है, इसकी भुजा जो कितनी है A स्क्वायर। तो कितना आएगा K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। और दिशा की बात करो तो B A की ओर है, B से A की ओर, B A की ओर है। चलो ठीक है। इसी प्रकार ये C पर रखा आवेश Q भी इसके ओर बल लगा रहा होगा। तो यहाँ लिखोगे C पर रखे आवेश प्लस Q द्वारा A पर स्थित आवेश प्लस Q पर लगाया गया बल, इसको अपन F2 बोल देते हैं। तो ये भी कितना आएगा K Q1 Q2। अब Q1 भी Q है Q2 भी Q है तो क्या आएगा, ये भी K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। और दिशा की बात करो तो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। कैसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है ऐसे, इसको अपन F2 बोल देते हैं। दिशा इसकी क्या होगी, C से A की ओर, यानी C A की ओर, C A की ओर, C A की ओर, C से A की ओर। अब आप ध्यान से देखिए इस आवेश पर दो बल लग रहे हैं, एक लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, नेट बल मिल जाएगा। तो नेट बल क्या आएगा, F बराबर F1 प्लस F2। भाई दोनों, एक ये लग रहा है एक ये लग रहा है, दोनों को जोड़ देते हैं। ये तो करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने में क्या आएगा, देखिए K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर प्लस K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। बोलो क्लियर है, सही है, पक्का जोड़ना ही था ना दोनों को। भाई ये और ये दोनों को जोड़ लो, इसका मान कितना है ये, इसका मान कितना, दोनों को जोड़ लिया और जोड़ने पे आंसर आया ये, जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्यों गलत है, मैंने तो सही किया, दोनों को जोड़ना ही तो था, जोड़ दिया मैंने तो। अरे दोनों को जोड़ना ही था, मैंने तो जोड़ दिया, फिर गलत कहाँ हो गया, बताओ कहाँ गलत हो गया। तो देखिए वर्स क्या करना होता है, वेक्टर सम, सदिश योग करना होता है। क्या करना होता है, सदिश, यानी कोण को भी देखना पड़ता है। किसको, एंगल को, कोण को भी देखना पड़ता है। तो देखिए अगर ये कोण 60 डिग्री है, भाई समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। रीजन शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण सीधा नहीं जोड़ना है, सदिश योग करना होता है तो कोण को भी देखना पड़ता है। पहले पढ़ रही है बात। अब देखिए खास बात, दोनों बल परिणाम में बराबर, ये भी कितना है K Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, ये भी कितना है K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। हाँ दिशा दोनों की अलग अलग है। तो देखिए अपन बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई अपन आलसी लोग हैं, इतना बड़ा लिखने में जोर आता है तो अपन क्या मान लेते हैं, F1 बराबर F2 दोनों बराबर है और दोनों बराबर है K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर के। तो इसको अपन थोड़ी देर के लिए F मान लेते हैं। अब मेरा आंसर देखो, मैंने आपको याद करवाया था कि अगर दो सदिश परिणाम में बराबर हो और उनके बीच में कोण 60 डिग्री हो तो उनका परिणामी किसी एक सदिश का √3 गुना होता है। तो आंसर आएगा √3 K Q स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। अगर आपको याद है तो आपका काम आसान हो जाता है ऑब्जेक्टिव सवालों के अंदर। हाँ हालांकि बोर्ड का एग्जाम है तो बोर्ड के एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सजा के आना होता है। और कंपटीशन में कौन देख रहा है वहाँ तो उड़ाना ना, उड़ाइए ना आराम से, कौन देख रहा है वहाँ पे, तो बस आपको तो वहाँ आपका ऑप्शन मैच करवाना होता है। तो वहाँ आपको ये ट्रिक्स काम करेगी। और बोर्ड का एग्जाम है तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड वाला कॉपी देखता है उसने कितनी आपने कॉपी, कितनी सुंदर सुंदर कॉपी आपने भरी है। और कॉम्पिटिशन में आपको ऑप्शन टिक करना है, चाहे आप कैसे भी करो, चाहे आप कैसे भी करो, बस आपका ऑप्शन करेक्ट होना, आपका आंसर सही मैच होना चाहिए। तो देखिए आंसर आ गया कैसे है, अगर आपको ट्रिक याद है तो। लेकिन यहाँ तो मैं आपको पूरा बोर्ड की तरह निकाल के दिखाता हूँ। यानी आपको
क्या निकालना है, देखोगे अतः ए पर स्थित यानी ए पर रखे आवेश पर परिणामी बल, तो इसको अपन एफ नेट बोल देते हैं। नेट मतलब टोटल, जो क्या आएगा वर्गमूल के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ये वही फॉर्मूला है, मैंने P की जगह F1 ले लिया है और Q की जगह F2 ले लिया है। तो यहाँ से F नेट आएगा, देखिए F1 F2 दोनों बराबर है, तो क्या आएगा F स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू में एफ और कोस थीटा यहाँ पे कितना है, तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के बीच का कोण, तो F1 और F2 के बीच कोण कितना है 60 डिग्री है। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर और यहाँ पे 2F स्क्वायर इंटू में कोस 60 का मान 1/2 वर्गमूल के अंदर, इस 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा वर्गमूल के अंदर 3F स्क्वायर। कैसे, यहाँ एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर 3F स्क्वायर, तो वर्गमूल के बाद √3 इंटू में एफ। ये तो मैंने आपको बात बताई थी अभी। और एफ किसके बराबर है, एफ बराबर है किसके, एक मिनट रुकना, तो देखिए √3 इंटू में एफ, और एफ की वैल्यू कितनी है KQ स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा √3 KQ स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा न्यूटन। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि अगर दोनों सदिश परिणाम में बराबर हो और उनके बीच में कोण 60 डिग्री होता है तो उनका परिणामी किसी एक सदिश का √3 गुना होता है। ठीक है, अगर यहीं पे ये तो बात होगी परिणाम की, अगर दिशा की बात कर लेता तो दिशा देखो बिल्कुल ये इनके बीच से निकलेगा, ये होगा आपका एफ नेट, ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। क्यों, बीच से क्यों निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर दो सदिश P और Q परिणाम में बराबर होते हैं तो इनका परिणामी बिल्कुल बीच से निकलता है, बिल्कुल बीच से निकलता है। तो ये इसका एफ नेट, यानी आप इसको बोल सकते हो अगर आगे बढ़ाओगे तो इनकी जो दिशा होगी वो BC के लंबवत होगी। ये जो बल है वो BC के लंबवत आ रहा है। हालांकि दिशा पूछ नहीं यहाँ पे, पूछता तो आप ये भी बता सकते थे। बोलो क्लियर है। तो ये था आपका आज का सवाल नंबर 3 था, अध्यारोपण के सिद्धांत का सवाल नंबर 3। बोलो क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला भी इसके जैसे बस आसान सवाल है, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा उसको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो ऐसे सवाल आप आएंगे तो आप आराम से इजीली कर लोगे। ऐसे सवाल अपने को आगे जब हम विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे वहाँ भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला बड़े ही काम का, आपको याद हो जाना चाहिए। तो नोट हो गया। अगला सवाल ये है, इसको मैं रब कर देता हूँ। सवाल यही है, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। सवाल नंबर 4 आज का सवाल नंबर 4 ये है कि आपके पास वो एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के शीर्षों में वही 3 आवेश रखे, लेकिन इस बार आवेश का थोड़ी सी प्रकृति चेंज करते, परिणाम वही रखते हैं। यानी सवाल नंबर 4 ये है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा ए है। भुजा कितनी है, ए है, और इसके यहाँ पे रखा हुआ है +Q आवेश, यहाँ पे रखा हुआ है +Q आवेश और यहाँ रखा हुआ है -Q आवेश। ये इसका वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। तो क्या यहाँ पे आपको बताना, ए पर स्थित आवेश पर, ए पर स्थित आवेश पर, या ए पर रखे, ए पर स्थित आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, तो कर लोगे। देखिए यहाँ ये क्या है, यहाँ पे ये -Q, यहाँ पे ये -Q है, ये +Q निकाले। सवाल समझ आ गया कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा ए है और इसके ए शीर्ष पर +Q आवेश है, बी पे भी +Q आवेश है एंड सी पर -Q आवेश है। तो आपको ए पर स्थित आवेश पर परिणामी बल निकालना है। क्लियर है मेरी बात। तो यहाँ पे देखिए, इस अब आप क्या करना है, डायग्राम बनाओ, सवाल लिख लो, पॉज करके सोल्व करो। कर लिया तो आगे देखिए, अब डायग्राम दोबारा से बनाइए। मैं इसमें काम कर रहा हूँ, आपको अलग डायग्राम बना लेना चाहिए जिससे खचर पचर नहीं होगी, ज़्यादा गलतियाँ वलतियाँ नहीं होगी, पता रहेगा क्या दिया था और क्या निकालना है। चलिएगा, तो देखिए ये जो बी आवेश है, बी आवेश है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, दूर जाएगा, तो ये होगा आपका F1। तो F1 की जो वैल्यू आएगी, यानी B पर स्थित आवेश +Q द्वारा A पर स्थित आवेश +Q पर लगाया गया बल, तो KQ स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। दिशा की बात करोगे तो वही BA की ओर आने वाली है, BA की ओर। इसी प्रकार ये तो क्या हो गया, B पर लिखना, B पर स्थित आवेश
प्लस क्यू द्वारा ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू पर लगाया गया बल। इसी प्रकार देखिए सी पर स्थित आवेश माइनस क्यू द्वारा ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू पर लगाया गया बल, जिसको अपन क्या बोलेंगे F2। लेकिन F2 की दिशा यहाँ पे क्या होगी, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आकर्षण। ये अपने को इसको ये माइनस क्यू आवेश इसको अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर बुला लेगा, आ जा, ऐसे, ठीक है। तो ये होगा आपका F2, ये आपका क्या होगा F2। दिशा समझ आ गई, क्योंकि इस बार ये प्लस है और ये क्या आपका माइनस है। तो प्लस और माइनस यानी जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके मध्य कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वहाँ पे। तो F2 आएगा कितना, वही के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। काम की बात, कूलाम नियम में आवेश का मान चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं। चिन्ह आपको बताता है कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो अपन ये तो यहीं पे दिशा में एडजस्ट कर लिया। आप यहाँ क्यू का मान विद साइन मत रखना। यहाँ पे चिन्ह से क्या पता चलता है, डायरेक्शन की, फोर्स जो बल है उसकी प्रकृति आकर्षण होगी या फिर प्रतिकर्षण की होगी। तो दिशा इसकी इस बार क्या होगी, ये आ रहा है इधर, तो इसकी दिशा होगी ए सी की ओर। तो देखिए इस आवेश पे दो बल लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। तो दोनों क्या निकालना, दोनों का निकालना है परिणामी। तो देखिए एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट आएगा वही वर्गमूल के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो आपको ये वाला कोण चाहिए होगा। देखिए ये कोण कितना है, ये कोण 60 डिग्री है, ये पूरा कितना होगा 180 होगा, तो ये पूरा आएगा 120 डिग्री आपको मिल जाएगा। भाई 180 में से 60 घटा दीजिए तो 120 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही F1 और F2 परिणाम में तो है बराबर। देखिए कैसे, इसका परिणाम भी कितना है के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, और F2 भी कितना है के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, यानी ये दोनों परिणाम में बराबर के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। इसको मैं थोड़ी देर के लिए F मान लेता हूँ और इनके बीच में कोण 120 डिग्री। अब मेरा फॉर्मूला याद करो, वो वाला जो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर दो सदिश बराबर हो, परिणाम में बराबर हो, बल भी तो सदिश राशि तो है, कि दो सदिश परिणाम में बराबर हो और उनके बीच में कोण 120 डिग्री हो, तो उनका परिणामी भी वही होता है जो उनमें से किसी एक का परिणाम। तो यहाँ पे F का जो मान आएगा वो आएगा तो के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। ये अपनी ट्रिक है, ये अपने कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, नीट और जब जेईई का आप एग्जाम दोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प वहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेकिन बोर्ड में पूरा करना होता है तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ यहाँ पे। तो लेकिन अगर आपका कॉम्पिटिटिव है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि दोनों परिणाम में बराबर हो दो सदिश और उनके बीच में कोण 120 डिग्री हो, तो उनका परिणामी भी वही होता है जो उनका किसी एक का परिणाम होता है। अब यहाँ पे तो वही है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा रख लो। यहाँ पे देखो F, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, अपना आलसी लोग वैसे ही, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए F से काम चलाओ। तो F1 की जगह भी F, F2 की जगह भी F, 2F1 की जगह F इंटू में F2 की जगह F इंटू में कोस थीटा, और कोस 120 डिग्री। तो ये कितना आएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और कोस 120 का मान याद है, नहीं या तो याद कर लीजिए, कोस 120 डिग्री का मान माइनस का 1/2 होता है, साथ में कोस 180 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है, ये भी याद कर लो। तो देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा वर्गमूल के अंदर F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस का F स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक तो कट जाएगा, एक तो कट जाएगा, तो यहाँ आएगा वर्गमूल के अंदर F स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल आपका जो F नेट है वो F के बराबर ही आएगा। अब F किसके बराबर है, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि वो कितना आएगा, F नेट यहाँ से आपको मिलेगा, F नेट कितना आएगा के क्यू स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर न्यूटन। ठीक है, ये आ गया N फॉर न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो मात्रक तो लिखना पड़ेगा ना न्यूटन। दिशा की बात करें तो देखिए ये दोनों F1 और F2 परिणाम में बराबर है, तो उनका परिणामी जो F बिल्कुल इन दोनों के बीच से निकलेगा। एक तरह से आपका समांतर चतुर्भुज आपका ऐसे बन जाएगा। आ रही बात समझ में। तो दिशा इसकी होगी, पूछे तो क्या जा रहा है ऐसे, यानी बी सी के, ऐसा बोल सकते हैं बी सी के समांतर। दिशा पूछता तो बी सी के समांतर, कैसे बी सी, यानी ये रहा बी, ये राशि, तो बी से सी की ओर, बी सी के समांतर है, ये बी सी के समांतर जा रहा है। तो ये था आपका सवाल नंबर आज का 4। तो ये आई होप आपको समझ में
आ गया होगा ये फॉर्मूला आपका और अपन अच्छे सवाल और कर रहे हैं। तो एक बार आप ये पॉज करके नोट कीजिए।